माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि अपेंडिक्स 3 का एग्जामिनेशन जो 15 एंड 16 अप्रैल को होने वाला था, वो ड्यू टू इलेक्शन उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया और अब ये एग्जामिनेशन 18 और 19 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को कहीं से भी धीमे नहीं करना है, बल्कि और बूस्टर और जोर लगाकर तैयारी को एक नया आयाम देना है। क्योंकि किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट वी हैव टू क्रैक इन आवर फर्स्ट स्टेप। दैट्स इट। सोचा है तो पूरा होगा, कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है। अमेजिंग इसलिए कि 18 फरवरी 2024 को जो नैन के द्वारा एल से 70% का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, वो बिल्कुल धुआं हो गया। धुआं इन द सेंस कि 110 में 107 यानी 107 आउट ऑफ 110। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग टू सिक्योरिंग मार्क्स। 110 में 107 नंबर। अरे मैं कोई हावेबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो उठाइए और यहाँ से देखिए कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो सिलेक्शन है क्वेश्चन का, वो जो भी क्वेश्चन है सिर्फ अबव 90% क्वेश्चन इस चैनल के वीडियो से आए हैं। अबव 90%। और यह वीडियो 3-4-5 महीना पहले ही अपलोड कर दिया गया था। यस माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सही से इलाबोरेशन देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, तो स्टार्ट टू एंड बने रहिए वीडियो में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नायर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एनी एक्सेस अबव 25% ड्यू टू चेंज टू स्कोप। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में दायरा परिवर्तन के कारण यदि 25% से अधिक की किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए मंजूरी देने वाला जो पदाधिकारी होता है वो होता है रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपके सामने आंसर है कि रेलवे बोर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेलवे बोर्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस ऑन 31 मार्च 2023 आर वर्थ ₹5 lakh एंड इट्स कैपिटल इज 3,50,000, then what shall be its liabilities on 31 March 2023। माय डियर फ्रेंड्स, लाइबिलिटी पूछ रहा है, यानी कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट प्लस लाइबिलिटी। यानी लाइबिलिटी का वैल्यू पूछ रहा है, हम सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, देन लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। यानी जो हमारा एसेट है उसमें कैपिटल का यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा लाइबिलिटीज निकल जाएगा। दैट मीन्स 5 लाख से 3,50,000 जाएगा तो 1,50,000 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, थोड़ा क्वेश्चन जूम कर लिया जाए, बस वीडियो में बस स्टार्ट टू एंड बने रहिए। A profit on the disposal of a fixed asset can also be described as an, यानी कह रहा है कि किसी अचल संपत्ति के निपटान पर लाभ को इस रूप में भी वर्णित किया जाता है। देखिए, जब भी फिक्स एसेट का डिस्पोजल किया जाएगा तो उसका जो उसमें जो चेंजिंग आएगा वो आपका आएगा ओवर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट। यानी एसेट के डिप्रिसिएशन के लिए उस पर प्रोविज़न किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओरिजिनल कॉस्ट 1,26,000 एंड सॉल्वेज वैल्यू ऑफ ₹6,000, यूजफुल लाइफ 6 years
एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए क्वेश्चन डिप्रिसिएशन का और SLM मेथड पूछा यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला होता है कि जो होता है ओरिजिनल जो कॉस्ट होता है माइनस सैल्वेज जो होता है बाई ईयर, यानी इस फार्मूला पर यदि हम इसको पैटर्न को रखेंगे यानी 1,26,000 में 6,000 को माइनस कर देना, यानी बचा मेरा कितना 1,20,000 इतना बचा। बाय डिवाइड क्या करना है ईयर से, ईयर मेरा 6 दिया हुआ है तो ए हो जाएगा, एक काट के आ जाएगा 6 2 जा 12 यानी 20,000 आंसर इसका हो गया। तो हो गया यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा 22। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि इस स्ट्रेट लाइन मेथड से किसी चीज़ का वैल्यू कैसे निकलता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज बाई ईयर। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ये हो गई, तो आंसर हो गया इसका 20,000। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पे एंड अलाउंस ऑफ अकाउंट ऑफिस एंड स्टाफ ऑफ ऑफिस ऑफ PFA आर बुक टू विच माइनर हेड एंड सब हेड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ए। ये क्वेश्चन अब्स्ट्रैक्ट से नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कितना होता है 13 होता है, और उस नंबर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नहीं सब हेड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ए। अब्स्ट्रैक्ट सिर्फ 13 होता है लेकिन यहाँ पर सब हेड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट ए, अब्स्ट्रैक्ट ए का सब हेड पूछ रहा है। तो PFA ऑफिस के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो माइनर हेड होता है वो 200 होता है और स्टाफ के लिए 210 होता है। ओके तो इसका आंसर हो गया 200 और 210। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एलोकेट रिकपमेंट ऑफ एन इम्प्रेस्ड बिल रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस फॉर पासिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यकारी से पारित करने के लिए लेखा कार्यालय में प्राप्त अग्रदाय बिल यानी इम्प्रेस्ड बिल जिसको कहता है उसकी प्रतिपूर्ति आवंटित करें। तो ये जो होता है इम्प्रेस सस्पेंस है डेबिट चेक एंड बिल्स क्रेडिट। क्या होगा चेक एंड बिल्स क्या होगा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि एलोकेट रिकपमेंट ऑफ एन इम्प्रेस्ड बिल रिसीव, इम्प्रेस्ड बिल जो है वो रिसीव किया जा रहा है तो चेक एंड बिल्स जो होगा वो क्रेडिट होगा और इम्प्रेस्ड जो होगा वो सस्पेंस से डेबिट हो जाएगा। ठीक है चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है इसका यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इम्प्रेस्ड सस्पेंस हेड डेबिट एंड रिलीवेंट रेवेन्यू हेड क्रेडिट। नहीं, रिलीवेंट रेवेन्यू हेड डेबिट इम्प्रेस्ड सस्पेंस हेड क्रेडिट। इसमें जो चेक एंड बिल्स जो होगा वो क्रेडिट होगा एंड जो रेवेन्यू हेड होगा वो डेबिट हो जाएगा, यानी रेवेन्यू हेड हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा और जो चेक एंड बिल्स क्रेडिट होगा वो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो चेक एंड बिल्स का ऑप्शन किधर गया, किधर ही इम्प्रेस्ड बिल नहीं है। रेवेन्यू जो रिलेवेंट रेवेन्यू हेड है वो डेबिट है और चेक एंड बिल्स क्रेडिट। 1 सेकेंड, ऑप्शन कहाँ गया, इम्प्रेस्ड सस्पेंस हेड डेबिट चेक एंड बिल्स क्रेडिट डेबिट। अच्छा यहाँ पर चेक एंड बिल्स क्रेडिट लेकिन यहाँ पर इम्प्रेस्ड सस्पेंस हेड है, इम्प्रेस्ड सस्पेंस हेड नहीं, रिलेवेंट रेवेन्यू हेड डेबिट होगा एंड चेक एंड बिल्स क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेवेंट रेवेन्यू हेड डेबिट एंड चेक एंड बिल्स क्रेडिट। ठीक है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ड्रॉल ऑफ कंपल्सन रिपोर्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय कोर ऑफ जोनल रेलवे बाय मीन्स, यानी समापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद परियोजना लागत को जो कोर जो होता है द्वारा जोनल रेलवे को कैसे स्थानांतरित किया जाता है। तो इशू ऑफ ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड प्रिपरेशन ऑफ जेबी। आगे देखते हैं जेबी का तो ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट।
यानी जो समापन रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो परियोजना लागत को सीओ यानी कोर द्वारा जो मतलब जो जोनल रेलवे होता है उनको हस्तांतरित किया जाता है, तो उसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के बिना ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, चलिए इसका आंसर इस पेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, है ना। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि एप्लीकेबल आर ओ आर फॉर प्रोजेक्ट्स चेंजेबल टू कैपिटल अंडर DCF टेक्निक। ROR का मतलब रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर नहीं, वो RAR होता है। ROR फॉर प्रोजेक्ट्स चार्जेबल टू कैपिटल अंडर DCF टेक्निक यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के अंतर्गत जो ROR का जो चार्जेबल परसेंटेज जो होता है वो होता है आपका 10%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। ये राइट आंसर हो गया। चलिए नायर के द्वारा भी राइट आंसर 10 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कहता है वर्क्स रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी फॉर और रिपेयर द डैमेज ट्रैक ड्यू टू फ्लड्स etc आर डन थ्रू। अब देखिए अचानक से कभी कोई बाढ़ आ जाए या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड हो गया, है ना, या फिर कोई किसी भी तरह का जो डैमेज ट्रैक होता है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसे बोलते हैं अर्जेंसी सर्टिफिकेट। उसे क्या बोलते हैं? अर्जेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द ट्रैक डैमेज ड्यू टू फ्लड्स एक्सीडेंट इज चार्ज टू। अर्जेंसी सर्टिफिकेट बनाकर उस चीज़ का फंड क्रिएट किया जाता है, और वो जो होता है जो फंड जो होता है वो कहाँ से आता है? तो वो आपको होता है DRF के अंतर्गत लिया जाता है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अकॉर्डिंगली ही उसमें खर्च किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेर इज क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए बैलेंस ऑफ एट लीस्ट how many days of leave on average pay should be available to the credit in leave account of any employee at the time of availing leave encashment। क्वेश्चन का सार ये है कि लीव एनकेसमेंट यदि हम लेते हैं तो उस समय हमारे अकाउंट में जो लीव होना चाहिए LAP के रूप में वो कितना होना चाहिए? तो सभी जानते हैं कि 30 होना चाहिए, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30, यानी 30 सही आंसर है। एंड नेक्स्ट की how much transport allowance is paid during suspension period when the suspension period covers a calendar month partially। यानी निलंबन अवधि के दौरान ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी सस्पेंशन पीरियड के दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाता, उसे दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो जैसे कि एक सब्सिक्वेंट जो अलाउंस होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस जिसको कहते हैं, जैसे कि जीवन निर्वाह भत्ता जिसको बोलता है, तो उसी तरह से सस्पेंशन के दौरान जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है विल बी पेड बाय प्रोपोर्शनेटली रिड्यूसिंग द सेम। उसी के प्रोपोर्शनेट में उसको रिड्यूस किया जाएगा, उतना ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन पर आपको डायरेक्ट हिट हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि कितना मतलब कि क्वेश्चन इस वीडियो से मतलब कि आया है क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट हिट बिल्कुल हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि किस एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, अकाउंट डिपार्टमेंट का बेसिकली वीडियो आप जरूर देख कर जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉन इशूड टिकट? नॉन इशूड टिकट वैसे टिकट को कहते हैं जो कि अनयूज टिकट हो और ऑपरेटर के मिस्टेक से उस चीज़ को किया गया है, तो उसे हम नॉन इशूड टिकट कहते हैं। ऑप्शन आपका कहीं पर भी है, कोई ऑप्शन पढ़ लीजिए कि यहाँ पर ऑपरेटर मिस्टेक आ जाए कि यात्री को टिकट जारी किया गया लेकिन ऑपरेटर की गलती कारण टिकट रद्द कर दी गई, यही राइट आंसर इसका, ऑपरेटर मिस्टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक्सेस फेयर टिकट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फॉइल्स? यानी एक्सेस फेयर टिकट जो होता है, कभी कभी देखते हैं कि TT फाइन मारता है और एक्सेस फेयर कलेक्ट करता है, तो ये 3 फॉइल में बनाए जाते हैं।
एक अकाउंट्स का होता है, एक पैसेंजर का होता है और एक रिकॉर्ड का होता है, ठीक है। 3 फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन द स्टेशन टू स्टेशन स्कीम। STS का फुल फॉर्म होता है स्टेशन टू स्टेशन स्कीम, और स्टेशन टू स्टेशन स्कीम में जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है ऑफ डिस्काउंट अलाउड का वो होता है आपका 30%। ओके, राइट आंसर 30%। क्वेश्चन का देख रहे हैं कलेक्शन, और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो खोल कर देखिए तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि जो भी भाई बंधु देखे होंगे वो डायरेक्ट हिट करके आए होंगे क्वेश्चन में और एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कम्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन इज रिसीव्ड विद इन फॉलोइंग पीरियड। यानी कह रहा है कि यदि कम्यूटेशन के लिए आवेदन निम्नलिखित अवधि में प्राप्त होने पर कम्यूटेशन के लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि यदि 1 साल तक, यानी 1 साल के अंदर अंदर तक आप उस चीज़ को फाइल करते हैं या कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिर उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, है ना। रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर यदि आप उस चीज़ का क्लेम करते हैं तो आपको जो कम्यूटेशन वाली बात है वो आपके फेवर में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड रेक साइज ऑफ बॉक्सन वैगन। अब देखिए जो बॉक्सन वैगन होता है ना, एक होता है BCN और एक होता है बॉक्सन, जो आपका यहाँ पर है। BCN में 42 रैक्स का होता है एंड बॉक्सन जो होता है वो 59 रैक्स का होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 59, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ GST चार्जेबल ऑन AC क्लासेज इन कोचिंग। यानी किसी भी कोचिंग गाड़ी में AC का जो क्लासेज होता है उसमें GST जो चार्ज किया जाता है वो आपका 5% किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल एकदम इसी तरह से डायरेक्ट हिट करते जाना। वैगन टर्न राउंड मिस। अब देखिए वैगन टर्न राउंड मिस क्या होता है कि जब कोई ट्रेन साइडिंग में जाता है माल को लोडिंग करने के लिए या फिर कभी कहीं पर जो माल लोड किया जाता है गुड्स ट्रेन में, तो जब एक रैक पूरी तरह से लोड हो गया और दूसरी वैगन को अब लोडिंग करना है तो ये दोनों के बीच में जो इंटरवल टाइमिंग का हुआ ना उसी को एक्चुअली में बोलते हैं वैगन टर्न राउंड। तो वैगन टर्न राउंड के मीन्स का मतलब जो हो गया कि एवरेज टाइम टेकन फॉर मूवमेंट ऑफ वैगन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन स्टेशन। नो, ये तो नहीं होगा। एवरेज टाइम टेकन फॉर लोडिंग ऑफ वैगन, एवरेज टाइम टेकन फॉर अनलोडिंग ऑफ वैगन। नेक्स्ट पेज में इसका शायद ऑप्शन मिल जाए। एवरेज टाइम टेकन बाय द वैगन फ्रॉम लोडिंग टू इट्स सब्सिक्वेंट लोडिंग। यस, आपका जो राइट आंसर है वो यही है कि वैगन द्वारा लोडिंग से उसके अगले लोडिंग तक लिया गया जो समय होता है ना, जो दोनों के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसी को बोलते हैं वैगन टर्न राउंड, है ना। वैगन टर्न राउंड जिसको कि शॉर्ट में WTR भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि स्टेशन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय ईच स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए प्रत्येक स्टेशन के द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा पर्सनली एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है स्टेशन पर, जिसको स्टेशन बैलेंस शीट के रूप में जानते हैं। और एक किसी भी स्टेशन का स्टेशन मास्टर का जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है स्टेशन मास्टर का, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बिल्कुल धज्जी उड़ चुका है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जहाँ की कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स। यानी बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अकाउंट ऑफिस का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कैरेज बिल्स रेज्ड बट नॉट रियलाइज्ड। एक तो ये हुआ, दूसरी ये भी है कि कैरेज बिल्स फॉर विच बिल्स नॉट रेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, और तो कोई है ही नहीं। चलिए यहाँ पर से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। आपका ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अर्निंग एज पर द ट्रैफिक बुक एंड जनरल बुक इज कॉल्ड। तो देखिए ट्रैफिक बुक और जनरल बुक
का जो भी अर्निंग होता है, इन दोनों अर्निंग के बीच का जो डिफरेंसेज होता है उसे बोला जाता है कैश एंड ट्रांजिट। बिल्कुल डायरेक्ट ही, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑफिसर क्लब का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, एक बार ट्रस्ट करके ज़रूर देखिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट, द सस्पेंस हेड ट्रैफिक अकाउंट्स ऑलवेज है। देखिए ट्रैफिक अकाउंट्स का जो सस्पेंस हेड जो होता है वो डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है एंड रिप्रेजेंट्स अर्निंग जो इसका होता है वो अनरियलाइज्ड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी डेबिट और अनरियलाइज। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है, खोज लीजिए, यानी आपका आंसर ए हो गया, डेबिट एंड अनरियलाइज। ओके, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन WMS बजट यानी वर्क्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस इशूज टू स्टोर मीन्स। अब यहाँ पर देखिए स्टोर को इशू किया गया है, दैट मीन्स क्या हुआ, स्टोर को इशू किया गया है, इसका मतलब हो गया कि मटेरियल जो है वो वर्कशॉप में मैन्युफैक्चर किया गया है ना, मटेरियल जो है वर्कशॉप में मैन्युफैक्चर किया गया एंड टू बी स्टॉक्ड इन डिपो। मटेरियल वर्कशॉप के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया और उसको स्टोर किया गया डिपो में। तो राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है रिपोर्ट बाय एन ISA डिटेलिंग प्रोसीडरल इरेगुलरिटीज इन द मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड। कई बार अपने वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि नैरेटिव रिपोर्ट्स होता है ISA के द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाता है, जो इंस्पेक्शन किया जाता है, उस समय एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, मतलब कि स्टॉक में किसी भी तरह के इरेगुलरिटीज़ पाया जाता है स्टॉक के मेंटेनेंस में, तो वैसे कंडीशन में जो ISA होता है एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को कहते हैं नैरेटिव रिपोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन लंबा है, डरना नहीं है, सिंपली इसको समझ लेना। TIA should confine the verification of initial records at station and examination of the accounts। ये तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही लगा। बी क्या है कि at times TIA are responsible for completion of accounts, collection of cash and other allied works at station। नो, ये चीज़ तो नहीं है कि एलाइड वर्क्स जितने भी स्टेशन पर होते हैं उसके कैश का भी कलेक्शन TIA करता है। नो, तो हमारे इसका जो बी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और ए स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें कर लीजिए ए इज़ करेक्ट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चेक TIA शुड इंश्योर दैट पार्सल शोन एज डिलीवर्ड बट फाउंड ऑन हैंड आर नोटेड फॉर रिकवरी ऑफ। अब देखिए इस जांच के दौरान TIA जब जांच करता है तो उस जांच के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्सल को मतलब कि डिलीवर के रूप में दिया गया है, लेकिन डिलीवर तो कर दिया गया लेकिन उसे हाथ में पाया गया, यानी इसकी वसूली के लिए नोट किया जाना चाहिए। इसकी वसूली के लिए नोट किया जाना चाहिए क्या, बारफेज ड्यू या फिर कुछ और 1617 बारफेज ड्यू। डैमरेज तो होगा नहीं, चार्जेस ड्यू, कैश ड्यू, यानी राइट जो आंसर हो जाएगा वो बारफेज ड्यू ही सही आंसर है। और इसका जो आंसर है वो आपको पीछे भी दिया हुआ है, बारफेज चार्ज। इन रेलवे ट्रैफिक कॉस्टिंग विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज फॉलो। देखिए रेलवे में जो ट्रैफिक कॉस्टिंग होता है उसमें एक ही जो ये होता है मेथड जो फॉलो किया जाता है और वो मेथड है आपका ऑपरेटिंग रेशियो का मेथड। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ट्रैफिक अकाउंट्स में जो ट्रैफिक कॉस्टिंग होता है रेलवे में वो किस मेथड के द्वारा किस मेथड को फॉलो किया जाता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ PTO टिकट इज चार्ज। PTO टिकट के बुकिंग के मामले में शुल्क जो लिया जाता है वो क्या है, थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो शुल्क लिया जाता है वो कितना, और अच्छा PTO जो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो होता है, जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उन्हें PTO दिया जाता है। तो एक्चुअली PTO पर जब हम रिजर्वेशन करवाते हैं तो हमारा 1/3 जो बेसिक फेयर और रिजर्वेशन फी प्लस सुपर फास्ट चार्ज
राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर मल्टीप्लाई ऑफ रुपी ये होता है, यानी 1/3 उसका हमको पे करना होता है। ठीक है, चलिए तो 1/3 ऑफ बेस फेयर प्लस रिजर्वेशन फी, यानी ऑप्शन जो आपका एक था हायर जो जाएगा वो 5 रुपये तक जाएगा, वो 1/3 बेस फेयर राउंडेड ऑफ द, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ बेस फेयर राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर 5 रुपये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड रैक्स बाय पीसीसीएम, पीसीसीएम कौन हुए? प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर इन कंसल्टेशन विद पीसीओम, यानी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, यानी ऑपरेशन मैनेजर जिनको भी बोला जाता है, विच अंडरवेंट लोड एडजस्टमेंट इफ फाउंड एनी ओवरलोड इन इट, व्हाट आर द चार्जेस टू बी लेविड। यानी देखिए पीसीसीएम और पीसीओम एक दूसरे से सहमति बनाकर यदि रैंडमली यदि किसी रैक का पेमेंट करवाते हैं और वो ओवरलोड पाया जाता है, तो वैसे कंडीशन में पर वैगन 1 लाख रुपया का चार्ज देना पड़ता है। प्यूनिटिव चार्जेज जो लगता है 1 लाख रुपये फॉर रैक, यानी 1 लाख रुपये तक के। तो इसका जो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, प्यूनिटिव चार्ज ऑफ 1 लाख रुपये फॉर रैक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस तरह से कि व्हाट डज क्रैक स्टैंड फॉर? CRAC की, CRAC का मतलब होता है कंसाइनमेंट रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, है ना, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पर कंसाइनी रिसिप्ट, सॉरी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं, ये गलत है, कंसाइनी रिसिप्ट एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, यस दिस इज राइट आंसर, कंसाइनी रिसिप्ट। एक ऑप्शन और उसे भी देख लीजिए, नन ऑफ दी, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट बैलेंस इन परचेज सस्पेंस इंडिकेट्स। अब देखिए परचेज सस्पेंस में जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेबिट बैलेंस, परचेज सस्पेंस डेबिट हो चुका है, दैट मीन्स क्या हुआ कि पैसा हम पेड कर दिए लेकिन माल हमको नहीं मिला, यानी बिल्स पेड बट मटेरियल नॉट रिसीव्ड। बिल का भुगतान हो चुका है लेकिन सामग्री नहीं मिलती है, तो परचेज सस्पेंस डेबिट बैलेंस होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ सीनियर सेक्शन ऑफिसर फॉर साइनिंग ऑफ CO 7। देखिए एसओ जो होते हैं सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो होता है CO 7 पर 25 लाख रुपये प्रति केस तक उन्हें सैंक्शन करने की वो कॉम्पिटेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 लाख रुपया। क्या हो जाएगा? 25 लाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय मास्टर्स कैश बुक इंडिकेट्स, पे मास्टर्स कैश बुक इंडिकेट्स क्या कैश करता है? पोजीशन ऑफ ऑल बिल्स इशूड फॉर पेमेंट टू कैश ऑफिस ओनली बोल दिया, केवल छटेगा। पोजीशन ऑफ चेक रिसीव्ड और नो, पोजीशन ऑफ ऑल रिसीव्ड चेक रिसीव्ड पेमेंट अरेंज एंड अनपेड बिल्स। यस, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी क्योंकि जो पे मास्टर कैश बुक इंडिकेट्स जो करता है पे मास्टर से, मास्टर में समझ रहे हैं ना, ऑल इन सोल इसी में रहेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑल बिल्स रिसीव्ड चेक रिसीव्ड अरेंज एंड अनपेड बिल्स। ओके, चलिए तो इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अगला जो क्वेश्चन, रेमिटेंस इनटू बैंक सस्पेंस शुड ऑलवेज हैव, तो रेमिटेंस इनटू बैंक सस्पेंस शुड ऑलवेज हैव, इसमें जब भी होता है तो डेबिट बैलेंस ही होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस गारंटी फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू सबमिटेड विद इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पर देखिए ये सब याद रखने वाली चीज़ है कि जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रहे तो उसके लिए 60 डेज, जब यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहता
तब हो जाता 90 डेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि फॉर POH एंड अदर रिपेयर्स ऑफ होम रेलवे बजट टू एक्सेप्ट द डेबिट इज आस्क्ड अंडर विच प्राइमरी यूनिट्स ऑफ रेवेन्यू बजट। यानी ये देखिए, ये प्राइमरी यूनिट यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला है कि ये होम रेलवे है और होम रेलवे का POH, तो होम रेलवे का जो 34-35 है ना, 34 PO जो वेजेज का है, 35 मटेरियल्स का है। तो आंसर आपका यहाँ पर यही होगा। और यदि क्वेश्चन में पूछ देता कि फॉरेन रेलवे, यानी यहाँ पर जो होम रेलवे की जगह पर फॉरेन रेलवे रहता, तब फिर आपका हो जाता 63 एंड 64 PO। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है, क्योंकि होम रेलवे है इसलिए 34 एंड 35 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कितने कॉन्फिडेंस से सोल्व किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ। देखिए, इन केस ऑफ सेफ्टी कैटेगरी आइटम द वेटिंग ऑफ NS इंडेंट, NS का मतलब होता है नॉट शेड्यूल। ओके, NS का मतलब होता है नॉट शेड्यूल इंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू, यानी कहता सुरक्षा श्रेणी सेफ्टी कैटेगरी की जो भी वस्तु होता है उस मामले में जो NS इंडेंट होता है कितने मूल्य तक पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख उधर हो गया, इधर 10 लाख, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10 लाख। ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 लाख रुपीज़, यानी 10 लाख तक सेफ्टी आइटम्स कुछ है तो उसका जो पुनरीक्षण की आवश्यकता जो होगा, यानी वेटिंग ऑफ NS इंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग कंटेम्पलेटेड बाय राइट्स विच एम्स एट अराइविंग एट द यूनिट रिपेयर कॉस्ट ऑफ POH एक्टिविटीज इज। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो राइट्स होता है ना, राइट्स RITES, यानी रेलवे क्या होता है, RITES, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, which aims at arriving at unit repair cost of POH activities, यानी POH पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग के केस में जो कॉस्ट होता है यूनिट रिपेयर है ना, यूनिट रिपेयर कॉस्ट ऑफ POH एक्टिविटीज, तो वो जो सिस्टम अप्लाई जो होता है वो होता है रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, रिवाइज कॉस्टिंग सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ 40 क्वेश्चन का कलेक्शन था जो कि पार्ट 1 में आपको मिला। 40 क्वेश्चन से आगे का जो डिस्कशन होगा, जो एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यदि आई होप कि आज का जो सेशन है उसमें काफ़ी आप इंटरेस्ट लिए होंगे। आप भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर आप जान रहे होंगे, इसलिए मैंने बोला कि धुआं यानी 107 आउट ऑफ 110। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू।